बच्चों, हमने पिछले वीडियो में अर्थशास्त्र क्या है, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र विस्तार से समझा था। परंतु अर्थशास्त्र में हम कौन-कौन सी आर्थिक क्रियाएं पढ़ेंगे, आज हम ये देखते हैं। आज हम आर्थिक क्रियाओं के प्रकार या अर्थशास्त्र का क्षेत्र, जिसमें हम उपभोग, वितरण, उत्पादन, विनिमय, निवेश और राजस्व के बारे में विस्तार से समझेंगे। आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं या अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या-क्या है? अर्थशास्त्र में हम क्या-क्या टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे? आर्थिक क्रिया या अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को 5 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें है हमारा उपभोग, उत्पादन, वितरण, विनिमय और निवेश। यदि हम अर्थशास्त्र के क्षेत्र की बात करें, तो अर्थशास्त्र में हम राजस्व के बारे में भी पढ़ेंगे। हमें भूख लगती है, हम रोटी का उपयोग करते हैं। आप पढ़ रहे हैं, आप कक्षा 11वीं या 12वीं में हैं, तो आपको बुक आवश्यक है और बुक आवश्यक है, तो आपको बुक का भी उपयोग करना पड़ता है। कोविड के समय में हम सभी मास्क का उपयोग करते हैं। मेरे बेटे को चॉकलेट की बर्फी पसंद है, वह हमेशा यही मिठाई का खाता है। हमारा परिवार एक साथ टीवी देखता है और बीमार होने पर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। मैं ये सभी उदाहरण आपके सामने इसलिए रखा क्योंकि इन सब में एक कॉमन बात है, आवश्यकता। सभी आर्थिक क्रियाओं का प्रारंभ बिंदु आवश्यकताएं हैं। आवश्यक वस्तुओं का उपयोग ही उपभोग कहलाता है। अर्थशास्त्र में हम इसे क्या कहते हैं? उपभोग। यहाँ एक बात और थी कि हम टीवी पूरा परिवार एक साथ देखता है, मतलब हम एक साथ भी उपभोग कर सकते हैं। रोटी, बुक, मास्क, टीवी, मिठाई वस्तुएं हैं जिनका हम उपभोग करते हैं। परंतु हम केवल वस्तुओं का उपभोग नहीं करते, हम सेवाओं का भी उपभोग करते हैं। जैसे बीमार होने पर डॉक्टर और या नर्स के पास हम जाते हैं, जो हमारी सेवा करते हैं। हमको आवश्यकता होती है ना, जब हम बीमार होते हैं तो हमारी सेवा कौन करता है? नर्स करती है। तो इस तरह से हम सेवाओं का भी उपभोग करते हैं। जैसे आप अभी मेरे वीडियो से पढ़ाई कर रहे हैं, यानी आप मेरी पढ़ाई का भी उपभोग कर रहे हैं। तो इस बात से ये समझ में आ गया कि हम वस्तुओं का भी उपभोग करते हैं और सेवाओं का भी उपभोग करते हैं। उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसमें व्यक्तिगत तथा सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता का उपयोग किया जाता है। उपभोग को अर्थशास्त्र का आदि एवं अंत दोनों कहा जाता है, क्योंकि उत्पादन, विनिमय, वितरण सभी आर्थिक क्रियाएं उपभोग के लिए ही की जाती हैं। उपभोग से संबंधित अनेक नियम जैसे उपयोगिता हास्य नियम, समसीमांत उपयोगिता नियम, मांग का नियम, उपभोक्ता की बचत का नियम आदि ये सभी बातें हम अर्थशास्त्र में उपभोग के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। उत्पादन उत्पादन वस्तुओं का भी होता है और सेवाओं का भी। मनुष्य ना तो किसी वस्तु को बना सकता है और ना ही उसे नष्ट कर सकता है। वह केवल उपयोगिता बढ़ा सकता है, या हम कह सकते हैं कि वह प्राकृतिक पदार्थ या वस्तुओं के रूप में परिवर्तित करके मनुष्यों की संतुष्टि के लिए अधिक उपयोगी वस्तु बना सकता है। जैसे पेड़ काटकर बढ़ई इससे क्या बना सकता है? टेबल चेयर बनाकर हमको अधिक उपयोगी बना देता है। इसको हम क्या कहेंगे? उत्पादन क्रिया। उत्पादन केवल वस्तुओं का नहीं होता बल्कि सेवाओं का भी होता है। अब आप सोचेंगे कि कैसे? एक छात्र है जो जीव विज्ञान का स्टूडेंट है और कक्षा 12वीं तक पढ़ाई के बाद इसका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हो जाता है। मेडिकल कॉलेज में उसे एक डॉक्टर बना दिया जाता है, यानी वो पढ़ाई करने के बाद क्या बन जाता है? डॉक्टर बन जाता है। मेडिकल कॉलेज से नर्स भी तैयार होती है, यानी नर्स भी सेवाएं देने के योग्य बन जाती हैं। अर्थात मेडिकल कॉलेज एक छात्र को डॉक्टर या नर्स के रूप में उत्पादित करता है। उत्पादन वस्तुओं और सेवाओं दोनों का होता है, हमें इस उदाहरण से समझ सकते हैं। इन दोनों उदाहरण से हमको ये समझ आ गया कि उत्पादन केवल वस्तुओं का नहीं होता बल्कि सेवाओं का भी होता है। उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध वस्तुओं तथा सेवाओं की उपयोगिता या मूल्य में वृद्धि करने से है।
दर्जी के द्वारा कपड़े से शर्ट तैयार करना, बढ़ई के द्वारा लकड़ी काटकर कुर्सी टेबल बनाना। जैसे कपड़े से एक दर्जी शर्ट तैयार कर लेता है, वैसे ही बढ़ई भी क्या करता है, लकड़ी काट के अलग अलग प्रकार का फर्नीचर तैयार करता है। इस प्रकार कपड़े और पेड़ की उपयोगिता बढ़ जाती है। उत्पादन अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण विभाग है। उत्पादन के अंतर्गत हम उत्पादन के अलग अलग साधन होते हैं, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, साहसी तथा उत्पादन के अनेक नियम, उत्पत्ति के नियम, उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम, श्रम विभाजन और औद्योगिक संगठन आदि के बारे में अध्ययन हम उत्पादन के अंतर्गत करेंगे। आप कक्षा 12वीं के बाद यदि आपका मन है कि एक शर्ट बनाने का उद्योग शुरू करना चाहते हैं, अब आप सोचिए कि आपको किन-किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले आप स्वयं उत्पादक या साहसी होंगे जो आप उद्योग को शुरू करना चाहते हैं। फिर आपको पूंजी की आवश्यकता होगी, फिर आपको ज़मीन चाहिए होगा क्योंकि ज़मीन के बिना तो आपका उद्योग शुरू नहीं हो सकता। और आगे आपको कुछ श्रमिकों की आवश्यकता होगी। इसके अलावा आपको मशीनें हैं, कच्चा माल आदि की भी ज़रूरत होगी। ये सभी वस्तुएँ जिनका उपयोग हम उत्पादन करने में करते हैं, इसे हम उत्पत्ति के साधन कहते हैं। ये सभी साधन जिनका उपयोग किसी वस्तु के उत्पादन में करते हैं, इनको हम उत्पत्ति के साधन कहते हैं। अब आपका उत्पादन इन सभी के सहयोग से मान लो शुरू हो गया, आपकी फैक्ट्री शुरू हो गई। अब जैसे ही फैक्ट्री शुरू हो गई, आपका काम चालू हो गया, अब आपको शर्ट बेचकर आपको पैसे प्राप्त होने लगेंगे। क्या ये जो पैसे प्राप्त हो रहे हैं, ये सभी पैसे आप स्वयं रख लेंगे? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपको ये शर्ट बनाने में उत्पत्ति के ये सभी साधनों का आपने उपयोग किया। क्या ये सभी साधन आपके काम फ्री में करेंगे? नहीं करेंगे। हमको इन्हें भी पैसा देना पड़ेगा। यदि आप बैंक से या किसी से पैसे लेकर काम शुरू करते हैं, तो आपको पूंजी के बदले में क्या देना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा। आपने भूमि मालिक को या फिर आप किराए पे लेंगे, रेंट पे या लगान देना पड़ेगा। जिस ज़मीन पे आपने दुकान खोली है, उसको भी तो आपको कुछ देना पड़ेगा। तो उसके बदले भूमि के बदले हम क्या देते हैं? लगान। और श्रमिक के बदले में, श्रम के बदले में हम क्या देते हैं? मज़दूरी। अंत में शर्ट के व्यापार से जो लाभ होगा, वो किसका होगा? आपका होगा। इस तरह से आप शर्ट का उद्योग शुरू कर सकते हैं। परंतु एक बात ध्यान देने वाली है कि यदि व्यापार में हानि होगी या घाटा होगा तब क्या होगा? यदि लाभ होगा तो ये तो आपका होगा, आप साहसी हैं, आप उत्पादक हैं, आप मालिक हैं तो लाभ आपका होगा। परंतु यदि शर्ट के उद्योग में शुरू में आपको हानि हो रही है, तो वो हानि भी केवल आपको वहन करनी पड़ेगी। इसका क्या मतलब हुआ कि साहसी को लाभ भी प्राप्त होता है और यदि हानि होती है, उसका वहन भी साहसी को ही या उत्पादक को सहन करना पड़ता है। पिछले स्लाइड में हमने देखा कि उत्पादन के सभी साधन संयुक्त रूप से मिलकर धन या आय का उत्पादन करते हैं। इन सभी साधनों के बीच धन का बंटवारा किस प्रकार से हो, यह ही वितरण की समस्या है। अतः उत्पादन में से उत्पत्ति के प्रत्येक साधन को पारिश्रमिक का निर्धारण करना आवश्यक है। वितरण के अंतर्गत भूमि को लगान, श्रम को मजदूरी, पूंजी को ब्याज, साहसी को लाभ या हानि प्राप्त होती है। यानी जितना भी पैसा जो प्राप्त होता है व्यापार से, किनके बीच बांट दिया जाता है? भूमि को लगान के रूप में, श्रम को मजदूरी के रूप में, पूंजी को ब्याज के रूप में और साहसी को लाभ या हानि के रूप में। वितरण के अंतर्गत हम राष्ट्रीय आय क्या है, इसकी गणना, ब्याज, लगान, मजदूरी, लाभ का निर्धारण किस प्रकार हो। किसी भी देश में उत्पादन के उचित वितरण की समस्या प्रमुख होती है। देश में आय का उचित वितरण होने पर देश का आर्थिक विकास तेजी से होता है। परंतु यदि आय का वितरण असमान होता है, तो अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यानी इस अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या भी ये है कि जो उत्पत्ति के साधन हैं, इनके बीच जो बंटवारा हो,
आय का वो कैसा हो, एक समान हो। अगला टॉपिक है विनिमय, एक्सचेंज। किसी वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करना विनिमय कहलाता है। मुद्रा के जन्म से पहले वस्तु विनिमय ही होता था, एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु प्राप्त करना। परंतु वर्तमान में विनिमय का मुख्य माध्यम मुद्रा है। वर्तमान समय में कोई भी व्यक्ति अपने उपभोग की सभी वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकता। वह अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी वस्तु के बदले में दूसरी आवश्यक वस्तु प्राप्त करना चाहता है। जैसे एक किसान को कपड़े की आवश्यकता होगी या ग्रोसरी के सामान जैसे तेल, नमक, मिर्च की आवश्यकता हो सकती है, या एक कपड़े वाले को फल या अनाज या जेवर की आवश्यकता हो सकती है, या ग्रोसरी वाले को अनाज और कपड़े की। इस प्रकार मतलब कम उपयोगी वस्तु से अधिक उपयोगी वस्तु की अदला बदली ही विनिमय कहलाती है। परंतु विनिमय स्वतंत्रता पूर्वक, ऐच्छिक और वैधानिक होनी चाहिए। विनिमय वह क्रिया है जिसका संबंध किसी वस्तु के उत्पादन के साधन के क्रय विक्रय से होता है। इनका क्रय विक्रय अधिकतर मुद्रा के रूप में किया जाता है। जैसे ग्रोसरी से हम फल ले सकते हैं या क्या खरीद सकते हैं हम, पैसे हैं हमारे पास तो हम तेल, नमक, मिर्च भी खरीद सकते हैं, फ्रूट्स भी खरीद सकते हैं। इसके अंतर्गत वस्तु की कीमत निर्धारण एवं उत्पत्ति के विभिन्न साधन जैसे भूमि, श्रम, पूंजी आदि के निर्धारण की व्याख्या की जाती है। विनिमय वर्तमान आर्थिक प्रणाली का महत्वपूर्ण भाग है। विनिमय के में मूल्य समस्या मूल्य निर्धारण की होती है। इसके अंतर्गत हम मुद्रा, साख, बैंकिंग तथा व्यापार से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन हम विनिमय में करेंगे। मेरे पड़ोसी एक कार खरीदे क्योंकि उनका बेटा टैक्सी चलाना चाहता था। आप यदि मसाला की फैक्ट्री खोलना चाहते हैं तो आपको मसाला पीसने की मशीन खरीदना पड़ेगा। दोनों ही उदाहरण से स्पष्ट है कि कार और मशीनें तो हमको आज ही खरीदना पड़ेगा ताकि हम भविष्य में लाभ कमा सकें। यही कहलाता है निवेश। निवेश क्या है? ऐसी संपत्ति जिसका हम भविष्य में आय उत्पन्न करने के लिए खरीदा गया हो या इससे हम भविष्य में लाभ देगा, यही सोचकर आज हम लागत लगाते हैं, उसे निवेश कहते हैं। जैसे मशीन आपने आज खरीद ली, लेकिन आज आपको ये प्रॉफिट तो नहीं देगी। ये धीरे-धीरे जैसे आपका सामान बिकने लगेगा, आपके मसाले बिकने लगेंगे, आपको प्रॉफिट होने लगेगा। तो इस तरह से निवेश क्या है यहाँ पे? ये मशीनों पर पैसा लगाना। आपने टैक्सी के लिए कार पर निवेश किया, लेकिन जैसे ही आपकी टैक्सी चलने लगेगी, धीरे-धीरे आपको प्रॉफिट आने लगेगा। इस प्रकार से निवेश वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध भविष्य में वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन से है। जैसे कपड़े सिलाई की सिलाई मशीन का खरीदना। जैसे मैं यदि टेलरिंग की दुकान खोलना चाहती हूँ तो मुझे किस पे निवेश करना पड़ेगा? सिलाई मशीन पर करना पड़ेगा। आज की डेट में मैंने सिलाई मशीन खरीद ली, मान लो 20,000 रुपए की, तो क्या मैं 20,000 रुपए आज ही कमाने लगूंगी? नहीं। धीरे धीरे करके कुछ वर्षों में मैं हो सकता है कि इस 20,000 की मशीन से मैंने कितना प्रॉफिट कमा लिया हो, 40,000। लेकिन ये एक वर्ष में तो नहीं होगा, ये धीरे धीरे प्राप्त होगा। इसीलिए निवेश का मतलब ये होता है भविष्य के लिए किया गया भविष्य में किया गया इन्वेस्टमेंट, इसको हम निवेश कहते हैं। आप सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, भारतीय रेल में जरूर बैठे होंगे। हमारे देश की सुरक्षा में लाखों सैनिक लगे हुए हैं जिनके पास अत्याधुनिक हथियार हैं और समय समय पर सैनिकों की ट्रेनिंग भी होती रहती है। आप ये जो सड़क का जाल देख रहे हैं, ये किसी और देश का नहीं है, हमारे देश के ही नेशनल हाईवे है, रोड है। आपको क्या लगता है कि ये सभी कार्य कौन कराता है? निश्चित है इसका जवाब है सरकार। प्राचीन समय में राज्य के या सरकार के कार्य बहुत सीमित होते थे, परंतु वर्तमान में सरकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य कर रही है। अर्थशास्त्र के राजस्व विभाग के अंतर्गत सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, घाटे की वित्त व्यवस्था,
प्रशुल्क नीति आदि का अध्ययन किया जाता है। वर्तमान समय में आर्थिक स्थायित्व तथा वित्तीय प्रशासन का भी अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत? राजस्व के अंतर्गत। इन कार्यों के अतिरिक्त कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि से संबंधित अनेक कार्य राजस्व के अंतर्गत किए जाते हैं। यानी जो सरकारी कार्य है वो अनेक उद्देश्यों को ध्यान में रख के किए जाते हैं, जैसे देश का आर्थिक विकास है, देश में जो आर्थिक असमानता है उसको दूर करना, और देश में जो महंगाई बढ़ रही है उसको स्थिर करना भी राजस्व या सरकार का काम है। ये कैसे करते हैं? कर के माध्यम से, कभी किसी वस्तु पर कर बढ़ाकर या कम करके कीमत को स्थिर करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जब आप अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो जितने नियम और सिद्धांत होंगे ये सभी ये 5 टॉपिक से रिलेटेड होंगे। या हम उत्पादन पढ़ेंगे, उपभोग पढ़ेंगे, विनिमय पढ़ेंगे या राजस्व पढ़ेंगे। जितने भी नियम और सिद्धांत होंगे सभी इन्हीं पांचों बिंदुओं पर आधारित होंगे। इसीलिए आपका ये पांचों बिंदु जानना जरूरी था। आप इनके भी जरूर नोट्स बना लीजिए। थैंक यू।